अब बात करेंगे हम सीपैक की। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो प्रोजेक्ट जो कि इस खत्ते के हवाले से गेम चेंजर कहा जाता है और बिलखुसूस पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल इससे वाबस्ता, पाकिस्तान के लिए इसे फेट चेंजर कहा जाता है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी अदम इस्तेहकाम, इससे ये प्रोजेक्ट जो है बराह रास्त मुतासर हुआ। सन 2013 में शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट 2018 की अगर बात करें उसके बाद से बहुत सुस्त रवि का शिकार। इस दौरान 4 वजीर आजम तब्दील हुए, 4 हुकूमतें आई और कहा यह गया, दावा यह किया गया कि जनाब फर्स्ट प्रायोरिटी पर इसको रखा जाएगा। लेकिन हुकूमतों के तब्दील होने के साथ पॉलिसीज में भी एक तातुल आया, जिसकी वजह से यह प्रोजेक्ट जो है काफी मुतासिर हुआ। आज इसी हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर हसन दाऊद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं सीपैक के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें यह बताइएगा कि इंतहाई अहमियत का हामिल ये प्रोजेक्ट, जिससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल वाबस्ता है, किस तरीके से पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से ये मुतासिर हुआ? देखिए, जब भी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, स्पेशली मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट हो या क्रॉस बॉर्डर प्रोजेक्ट हो जिसके अंदर सिर्फ आपका मुल्क इन्वॉल्व ना हो, हम्म। दूसरा मुल्क इन्वॉल्व हो, तो उसके लिए कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये सिर्फ किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं होता। इवन अगर आपने एफडीआई अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि आपकी कंटिन्यूटी पॉलिसी हो, हम्म। नॉइज लेवल कम हो, और लोगों को पता हो कि वो जिनसे बात कर रहे हैं उनका क्या ड्यूरेशन है और पॉलिसी चेंज तो नहीं होगी। हमारे यहाँ ये अनफॉर्चुनेटली एक चैलेंज रहता है। हमारे यहाँ जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, और हम इसको कहते तो हैं कि ये पॉलिटिकल इकोनॉमी है, और पॉलिटिकल इकोनॉमी की कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जिसमें ये चैलेंज रहता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कुछ एस्पेक्ट पे जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, क्रॉस पार्टी, क्रॉस बोर्ड, उनको आपस में बैठ के ये फाइनल कर लेना चाहिए कि हम इन प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम करेंगे। और मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है, और जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने आज और कल, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, उन तमाम चैलेंजेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पॉलिटिक्स को इंसुलेट कर लें। मैं ये बात इसलिए बहुत ज़रूरी समझता हूँ प्रोग्राम के शुरू में ही करना, हम्म। क्योंकि मैं इस बात का, मैं आई एम इन यूनिवर्सिटी एंड आई अंडरस्टैंड कि हम ओवरवेलम हुए हुए हैं पॉलिटिक्स से। हर आदमी के लिए हॉबी बन चुका है पॉलिटिक्स की बात करना। लेकिन अगर इकोनॉमी चलेगी तो पॉलिटिक्स चलेगी। और मैं हर जगह इस बात को रीइटरेट करता हूँ, फोकस करता हूँ कि इकोनॉमी और पॉलिटिक्स जो है उसका इंटर रिलेशन इस तरह है कि इकोनॉमिक डिसीजंस अगर सपोर्टिव होंगे, अगर उसके अंदर लॉन्ग टर्म और कनेक्टिविटी आएगी, हम्म। कनेक्टिविटी ऑफ पॉलिसी, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, तो हम्म। उसके उससे ही आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और चाहे वो सीपैक का हो या कोई भी छोटा प्रोजेक्ट ठीक हो, ठीक। चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो। जी। अच्छा, अब ये बताइए कि इस वक्त जब हम एसआईएफसी के ऊपर फोकस किए हुए हैं, तो आप समझ रहे हैं कि वही एक स्ट्रांग कमिटमेंट जो है वो सीपैक के ऊपर भी है? देख देखिए, SIFC या कोई भी ऐसी वन विंडो जो कि इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देती हो ऑन दी एज आई सेड की कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी में, वो नागुजीर है इस टाइम एंड एज में। और इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं, आपके नेबर्स हैं, उन लोगों के साथ जिनके साथ आप बिजनेस करते हैं, वो इसी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और वन विंडो से फायदा उठा रहे हैं। चाहे वो हम्म। आपका दोस्त चाइना हो, चाहे वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हो, चाहे वो आपसे बहुत छोटे ममालिक हों जिस तरह लाओस, कंबोडिया, वियतनाम है, या आपका जो कंपेटिटर है चाइना, इंडिया हो। ये तमाम मुल्क जो हैं, ये वन विंडो ईज, या बांग्लादेश हो, हम्म। ये तमाम ममालिक जो हैं वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि आप अक्रॉस सेक्टर जो है वो आप इंसेंटिव्स देते जाए, स्टिमुलस हम्म। पैकेजेस देते जाए। इसका मतलब ये है कि आप और आपके वो स्टेक होल्डर जो इकोनॉमी और इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आपस में बैठें, सिनर्जाइज करें और ये डिसाइड करें कि वो कौन से सेक्टर हैं जिनको आपने स्टिमुलस देना है, क्योंकि आपके पास IMF की वजह से शायद उतनी गुंजाइश अब नहीं रही। हम्म। दूसरी चीज जो मैं बहुत जरूरी ये समझता हूँ, और ये हमने SCGs की बात करते हैं, स्पेशल सर, इकोनॉमिक जोन, मैं तो आ जाता हूं सीपैक जरा। इसमें कहा यह जा रहा था कि 5 इकोनॉमिक जोन्स जो हैं उनको बनाया जाना था, लेकिन इस वक्त एट प्रेजेंट क्या स्टेट है? कहा यह जा रहा है कि कोई एक भी इकोनॉमिक जोन जो है वो फाल नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है। इज दिस राइट?
रशिया का एक कदरे ऑपरेशनल है, और वो भी इसलिए है कि वो मोटरवे के पास है, उसके ऊपर फोकस अप्रोच रही, और फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसको उसको सपोर्ट किया। लेकिन इसके अलावा फैसलाबाद चूंकि एक ट्रेडिशनल हब है, हमारा इंडस्ट्रियल हब है पंजाब में, हम्म। तो वो भी ठीक कर रहा है। लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट और वो एसईजी जो कि सबसे अच्छा हो सकता था, वो है कराची में धाबे जी के एरिया में, हम्म। कराची के पास। तो हम्म। वो उस तरह नहीं हो सका, उस तरह डेवलप नहीं हो सका, और उसके बहुत सारी वजूहत है। हम्म। लेकिन उसमें एक जो सबसे बड़ी वजह ये है कि आप ये रियलाइज नहीं कर सके कि आपके पास चाइना आ रहा है अपने इंडस्ट्रियल माइट के साथ, आप कैसे इसका फायदा उठा सकें जिस तरह दूसरे ममालिक हैं। और शायद हमने फोकस प्रॉब्ली लीडरशिप लेवल पे या इवन ऑपरेशन लेवल पे हमने रखा ही शायद पॉलिटिक्स में बड़े बड़े बुलंदोबाग दावे करने, और फिर जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है तो हम से कहीं ठीक। गलती हो जाती है। और इसी तरह हमारी प्रोडक्टिविटी का भी इशू है। डॉक्टर प्रोडक्टिविटी। सर इसमें एक ये भी शुरू में कहा जा रहा था कि मिसाल के तौर पे कराची की आपने बात की, और जब हम एसईजीज की बात करते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करते हैं, तो हम वहां पर इंसेंटिवाइज करते हैं। तो अदर देन दी एसईजीज, जो हमारी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनका बिजनेस जो है उस जिस तरीके से यहाँ पे अगर इंसेंटिवाइज किया जाएगा तो वो हर्ट हो सकता है। इस तरह के भी मसाइल शुरू में आए थे सामने। देखिए, ये तो एक जब भी आप के मुल्क के अंदर कोई दूसरा मुल्क आके या उसकी इंडस्ट्री आके आपके साथ जॉइंट वेंचर करती है, तो ये कंसर्न आता है। और ये चाइना का भी कंसर्न था जब एटीज की शुरू में, क्योंकि वहां पर भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बाहर से इंडस्ट्रीज आई, तो उनकी इंडस्ट्रीज भी अपने आप को थ्रेटन महसूस करती। हम्म। लेकिन जितनी भी रिसर्च है, जितनी भी इम्पिरिकल डाटा है, जितनी भी केस स्टडीज हैं, वो ये बताती हैं कि जब एक इकोनॉमी जो कि वीकर है या इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ जाना चाहती है, क्योंकि हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए ना, हम्म। क्योंकि ये 1.4 और 1.5 मिलियन बच्चे जो हर साल मार्केट एंटर करते हैं, इनको एम्प्लॉयमेंट कहाँ से देंगे आप? हम्म। तो ये वो क्लियरली बताता है कि जब आप किसी ऐसी इंडस्ट्रियल कंट्री के साथ करते हैं और उसकी सप्लाई चेन से कनेक्ट होते हैं, तो आपको इनिशियली तो ये चैलेंजेस लगते हैं, लेकिन उससे आपकी अपनी वैल्यू एडिशन होती है, कैपेसिटी बढ़ती है। हम्म। और आप वो कौन कौन से सेक्टर हैं जिसको आप हमेशा कहते हैं कि हमारे पास हमारा एक नेचुरल एंडाउमेंट है, चाहे माइन एंड मिनरल का है, एग्रीकल्चर का है, लेकिन जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो फिर आपके पास एक आध प्रोडक्ट रह वो जाता है, शायद टेक्सटाइल है। ट्रेडिशनल, हम टेक्सटाइल के ऊपर ही उसके बहुत ज्यादा जी। फोकस तो होता है। अगर आपने डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी लानी है, उसके लिए जिद्दत जरूरी है, और जिद्दत के लिए पैसे की जरूरत है, और उसके लिए आपके पास चाइना की सपोर्ट अवेलेबल है सीपेक से। ठीक। अब ये तो अब आपका काम है ना कि आपने कैसे आगे बढ़ के बट इस सर इस बट सर वो अपॉर्चुनिटी वो को जो अवेल कर। जिस 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 आप फाइनेंशियल उसकी आप बात कर रहे हैं, जो चाइना की सपोर्ट बेशक रही, लेकिन पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बुरी तरीके से आउट हुआ। और बात ये सिंह, उनके कर्जे, उनकी रीशेड्यूलिंग और उनके जो हमारा जो डेट पेमेंट वगैरह था, इसके लिए हमें एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिलाई करना था। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि एक जब आपको मजबूरन जो डोनर एजेंसीज हैं उनके साथ जाके सीपैक की इन्वेस्टमेंट के आदाद शुमार जो है वो शेयर करने पड़े, उससे चाइना भी हमसे नाराज हुआ, उसने भी खफकी का इजहार किया। तो ये मेरे ख्याल से सिंक नहीं है इस वक्त कि हम किस तरीके से उसको रीशेड्यूल करेंगे, डेट पेमेंट अपनी उतारेंगे और एक्सपोर्ट के ऊपर हम काम करेंगे। देखिए, आपके पास जो अपने इकोनॉमी को बैलेंस करने का सबसे जो आसान जरिया ये है कि आपके पास जो नेचुरली खुदा की तरफ से दी हुई अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसके अंदर मैंने कहा माइन एंड मिनरल्स है, एग्रीकल्चर है, ह्यूमन रिसोर्स है, इसको आप किस तरह वैल्यू ऐड करते हैं और उसके के जरिए और इंडस्ट्री बढ़ाते हैं। और आपके पास 1/4 बिलियन की आबादी भी तो है ना, जिसके लिए आपको ना सिर्फ सर्विसेज सेक्टर बल्कि इंडस्ट्रीज को ऐसे ग्रो करना है जो कि आपके एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को वैल्यू ऐड कर सके। हम्म। और अगर ये आप खुद नहीं कर, तो आप, और चाइना की अगर एग्जांपल ले लें, तो चाइना की जिस तरह चाइना में आसूदगी आ रही है, जिस तरह वहां पे रिक्वायरमेंट आ रही है एग्री बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स की, तो आप अगर यहाँ पर अपनी यील्ड को बढ़ा लें
और उसको एक्सपोर्ट करें विद द सपोर्ट ऑफ चाइना यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सीपैक, तो आप आसानी से कर सकते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ सकती है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। एसआईएफसी में भी इसके ऊपर काफी फोकस किया गया है, एग्रीकल्चर जो कॉर्पोरेट फार्मिंग के ऊपर अपनी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ अपनी यील्ड बढ़ाने के हवाले से। बिल्कुल ऐसा ही किया गया। और मेरे नज़दीक अगर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अगर मैं एसआईएफसी को एक रिकमेंडेशन दे दूं, तो उनका एक प्राइमरी फोकस इसके अलावा ये होना चाहिए, स्पेशली आफ्टर 18th अमेंडमेंट, जहां पर इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, आप हार्मनी क्रिएट करें बिटवीन द बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इसकी वजह यह है कि जब एक इन्वेस्टर बाहर से आता है और उसकी आपको पॉलिसीज का इतना नहीं पता होता, तो हर सूबा एक डिफरेंट डोमेन और डिफरेंट मैकेनिज्म का एक फ्रेमवर्क देता है। और ये फ्रेमवर्क जो है उसके लिए चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज वो फेडरल में कुछ रेगुलेशंस, कुछ लॉज, कुछ टैक्सेस को कर रहा होता है, प्रोविंसेस में कुछ अलग को कर रहा होता है। तो ये जो हार्मनी है ये तो हमने लानी है ना। और ठीक। हम अक्सर, हमारे बिजनेस कम्युनिटी ये कहती रहती है कि आप ईज क्रिएट करें, टैक्सेस को रिफाइन करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। और टेक्नोलॉजी अगर आप इस्तेमाल करेंगे, एसआईएफसी लाएगी, तो बहुत सारे चैलेंजेस इंक्लूडिंग सिक्योरिटी जो ठीक है है। वो इंश्योर हो सकते हैं। यकीनन यकीनन सीपैक हो या एसआईएफसी, और एसआईएफसी के अंडर ईज ऑफ डूइंग वन विंडो ऑपरेशन, ये सहूलियात जब तक नहीं मिलेंगी पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर जो है उनके लिए कशिश नहीं होगी। अल्टीमेटली हमें इसी तरीके तरफ जाना है विद जो पॉलिसीज हैं उनके कंटिन्यूएशन के साथ। हमारे साथ मौजूद थे साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर सीपैक हसन दाऊद भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया।